नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। और मैराथन क्लास हम आपकी आज सामाजिक की कराएंगे। इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आप रिवीजन करें पेपर के समय, क्योंकि पेपर में जब आप पेपर देंगे तो सामाजिक का पेपर होगा तो उस टाइम आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि 2-3 घंटे का समय मिल जाए। बीच में 1 से 1.5 घंटे का समय मिलेगा। उस समय में आप रिवीजन कैसे करें कंप्लीट सिलेबस का, तो इस बात का ध्यान रख के ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समझते हैं दोस्तों एक एक करके। पहले समझते हैं इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। अब समझते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व को प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या है। इसमें लिखित सामग्री नहीं प्राप्त है। जब लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है तो इसे पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित सामग्री प्राप्त है, उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित सामग्री प्राप्त है और उसे पढ़ा जा सकता है और इसे ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत तो तीनों में ही मिले हैं। अब देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, पत्थर का काल कहलाता है, पाषाण काल। और आधे ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता, और हमने बताया पत्थर का काल है पूर्व ऐतिहासिक काल और इसे ही पाषाण युग कहते हैं। अब आते हैं आधे ऐतिहासिक काल। इसे सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी तो सिंधु सभ्यता का काल कहते हैं। या फिर कांसा से प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। कांसा तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है, यानी आधे ऐतिहासिक काल है वो कांस्य युग है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल या इतिहास के बारे में समझते हैं। यानी ऐतिहासिक काल में लोह युग कहते थे उसे, लोहे की खोज हुई थी। ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, पाषाण काल या पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और इसमें जो हथियार होते थे या औजार होते थे वो पत्थर के होते थे और वे ऊबड़ खाबड़ होते थे, बेडोल, यानी उनकी आकृति सही नहीं होती थी। और मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के होते थे और यहाँ पर छोटे और बिडोल होते थे, यहाँ पर बड़े होते थे, फिर उन्होंने छोटे कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं नवपाषाण काल से जो प्रश्न पूछा गया है। नवपाषाण काल से प्रश्न जो पूछा गया है तो नवपाषाण काल से ही आदिमानव कृषि करना स्टार्ट किए थे, स्थायी रहना स्टार्ट किए थे और उन्होंने जो पशु पाला था वो कुत्ता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मिट्टी के बर्तन बनाना सीखे थे। पहिए का आविष्कार कई बार पूछा गया है। तांबे की खोज किसमें हुई थी, नवपाषाण काल में। कुत्ता या कोई जानवर पालना स्टार्ट किया था नवपाषाण काल में। खेती स्टार्ट की थी नवपाषाण काल में। उनका जो औजार था वो कुल्हाड़ी था, किसमें, नवपाषाण काल में। तो ये थे। अब देखते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ आपके पेपर में पूछा जाता है, ये परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं किसी के अनुसार। प्रोफेसर घाटे की पूछी जाती। पहले इतिहास को समझते हैं। भारतीय परंपराओं के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा ही हुआ से माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है इतिहास की अवधारणा, तो आप लिख सकते हैं इतिहास किसे कहेंगे, बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है, अगर पूछी जाए महत्व क्या है, आवश्यकता पे क्या है या अवधारणा क्या है, तो आप यही लिख देंगे। ठीक है। इतिहास क्या है, बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास की परिभाषा पूछी जाए तो किसी एक के अनुसार आप लिख देंगे। तो प्रोफेसर घाटे की परिभाषा पूछी जाती है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास क्या है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा लेखा जोखा है। ये किसने बताया, प्रोफेसर घाटे ने। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का विभाजन हमने आपको बताया था, पूर्व ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो
उसी के अनुसार आप लिख देंगे। इतिहास का महत्व या आवश्यकता, तो इससे नैतिक भावना का विकास होता है। किससे? इतिहास से। आवश्यकता या महत्व पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिखेंगे। राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, देश प्रेम की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुरातत्व। ये छोटी छोटी हेडिंगें पूछ ली जाती हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इनके अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेदा कहते हैं। जैसे खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरातत्ववेता या पुरातत्वविद कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास के जानने के स्रोत। तो इतिहास के जानने के स्रोत पूछे जाते हैं। तो अभिलेख हैं, सिक्के हैं और मोहरें हैं, ठीक है, ये आप लिख देंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाएगा। और भी हैं आपके साहित्यिक स्रोत में आपके धार्मिक साहित्य, जिसमें वेद है, रामायण है, महाभारत हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं हैं, ये हैं। और धर्मेत्तर में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा पुस्तक लिखी गई है। कौटिल्य या जिसे चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। और इसमें क्या है, मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या किसका वर्णन किया गया है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी ये कल्हड़ ने लिखी है। राजतरंगी कश्मीर के इतिहास के विषय में इसमें वर्णन है। विदेशी यात्रियों, इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन है? यूनानी राजदूत है। चंद्रगुप्त, इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज का झलक दिखती है, समाज का वर्णन है। यात्रावृत्त में देखेंगे फायान, ये कौन है? चीनी यात्री है। ये गुप्तकाल से संबंधित इसने ब्यौरा दिया है या गुप्तकाल में आया था ये। नेक्स्ट है आपका ह्वेनसांगा। ह्वेनसांग आया है चीनी यात्री, जी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, उसका ही वर्णन इसने किया है। नेक्स्ट देखते हैं पुरातत्व स्रोत। तो अभिलेख में आप लिखेंगे, यदि पूछा जाता है कि अभिलेख में टिप्पणी लिखिए, तो अभिलेख पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। पत्थर, धातु, मिट्टी तथा लकड़ी आदि पर लिखे ऐतिहासिक तत्वों को अभिलेख कहते हैं। सिक्के व मोहरें। सिक्के से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय के सिक्के की बनावट से उस समय की कला और धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए अभिलेख, सिक्के, मोहर आदि जिनके तत्कालीन या प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल में मानव द्वारा लिखित साहित्यिक ग्रंथों से इतिहास की जानकारी मिले, वो साहित्यिक स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन। तो मानव में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। मानव शास्त्रियों के अनुसार लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आप केवल वीडियो को सुनते रहें, हम कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, ठीक है। इस समय उनमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, इतना तो आप कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर करें, और जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं दोस्तों, मानव शास्त्रियों के अनुसार लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उनमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे दोनों पैर पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ। मानव के शरीर विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तो धीरे धीरे विकसित हो गई। तो इस प्रकार ये विकसित मानव मिला हमें। नदी घाटी सभ्यता, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विदेश की प्राचीन सभ्यता हैं उसमें आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये भी पूछी जाएंगी आपके पेपर में। भारत की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक एक करके इनको समझते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया, ये प्रश्न पूछा जाता है, मेसोपोटामिया किन शब्दों से मिलकर बना है? तो मेसोपोटामिया, मेसो और पोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, ये भी पूछा गया है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ है? दजला फरात नदी घाटी में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपका। नेक्स्ट है आपका
मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? इराक से। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इनके देवता का निवास स्थान किस में है? गिजुरत। गिजुरत को ही मंदिर कहते हैं। गिजुरत लगभग 21 मीटर ऊंचा है। इसकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। अगर लिखने को आए तो लिख सकते हैं, यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। गिजुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता में आप लिखेंगे, मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे, यानी बहुत से देवताओं को मानते थे। इनका समाज 3 वर्गों में विभाजित था। लोग भौतिकवादी थे। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इसमें राजतंत्री व्यवस्था थी। इनका बलि प्रथा पर विश्वास था। अब देखते हैं हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी की विधि संहिता संक्षिप्त वर्णन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हम्मुराबी बेबीलोनिया का शासक तथा विश्व का प्रथम कानून निर्माता था। इतना आप लिख सकते हैं। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी बेबीलोनिया का शासक तथा विश्व का प्रथम कानून निर्माता था। इसने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्मुराबी की विधि संहिता क्या थी? विधि संहिता समझते हैं हम। हम्मुराबी के कानून संग्रह को विधि संहिता कहते हैं। किसकी कहते हैं? कानून संग्रह को विधि संहिता कहते हैं। इस विधि संहिता में 282 धाराएं तथा लगभग 3600 पंक्तियां हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। विधि संहिता की धाराएं देख लेते हैं। कानून को कोई अपने हाथों में नहीं ले सकता है। अपराधी को सजा देने का काम सरकार का है। कानून अमीर और गरीब के लिए समान है। श्रमिकों की मजदूरी तय की गई। ब्याज दरें तय की गई। मुआवजा देने की व्यवस्था तय की गई। मिस्र की सभ्यता देखते हैं। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को नील नदी की देन तथा नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इतना आप लिख सकते हैं। और एक प्रश्न आपके पूछा जाता है कि नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहते हैं? नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहते हैं? तो यहाँ से उसका उत्तर मिल जाएगा कि नील नदी मिस्र के लगभग 50 किलोमीटर चौड़े 800 किलोमीटर लंबे भूभाग को उर्वर बनाती है। यह उपजाऊ मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। पिरामिड मिस्र देश में हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पिरामिड कहाँ हैं? मिस्र देश में हैं। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली उनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार की सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हैं। मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं ये थी। मिस्र के लोग बहुदेववादी थे। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। इसमें राजतंत्री व्यवस्था थी। ये लोग भौतिकवादी थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। मिस्र की सभ्यता की क्या देन है? तो धूप घड़ी, सौर पंचांग, दशमलव प्रणाली, वर्णमाला, कलम, ये इनका आविष्कार था। मम्मी का निर्माण रासायनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण देन थी। शिल्पकला, मूर्तिकला में योगदान, ये आप लिख सकते हैं। गीजा का पिरामिड, ये प्रश्न पूछा जाता है। गीजा का पिरामिड देखते हैं दोस्तों। गीजा का पिरामिड का निर्माण लगभग 2650 ईसा पूर्व में, और इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये बनवाया था आपका कुफू ने, यानी फ़राओ कुफू। जो फ़राओ कुफू थे, फ़राओ कुफू द्वारा बनवाया गया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो गीजा का पिरामिड किसने बनवाया था? कुफू ने। इतना भी आप लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। यह पिरामिड 13 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इसमें 2.5 टन वजन के लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं। इसकी लंबाई 755 फीट और ऊंचाई 80 फीट है। इस पिरामिड को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा, जिसमें लगभग 1 लाख मजदूर काम करते थे। स्फिंक्स की मूर्ति का सिर मनुष्य का व शेष शरीर शेर का है। पत्थर को काटकर बनाई गई यह मूर्ति लगभग 13 फीट 8 इंच की है। नेक्स्ट देखते हैं चीन की सभ्यता। यह सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे विकसित हुई है। सॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। ठीक है, कागज़ का आविष्कार चीन ने किया। मुद्रण कला का आविष्कार चीन के लोगों ने किया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चीन के लोग कांस्य के बने बर्तन में भोजन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, चीन की नदी को चीन का शोक क्यों कहते हैं? तो बाढ़ के कारण हुआंगो नदी अपना धरातल बदल लेती है और घरों में पानी भर जाता है।
चारों ओर तबाही हो जाती है, इसलिए इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन की सभ्यता की विशेषताएं: लोग अपने पूर्वजों और राजाओं के उपासक थे। समाज 4 वर्गों में बंटा था। राजतंत्री व्यवस्था थी। लोग भौतिकवादी थे। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। चीन की सभ्यता की क्या देन है? कागज़ है, स्याही है, छपाई का आविष्कार, कागज़, मुद्रा, ताश, बारूद, कुतुबनुमा, भूकंपमापी, और क्या है? सर्वप्रथम प्रतियोगिता भी कराई थी चीन ने। चीन की दीवार, तो इस दीवार का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व में चीन सम्राट शी हुआंगटी के शासनकाल में हुआ था। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 20 फीट तथा ऊंचाई 22 फीट है। लाओत्से कौन है? तो लाओत्से के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म 640 ईसा पूर्व में चीन के वान प्रांत में हुआ था। उनका वास्तविक नाम ली था, इतना भी आप लिख सकते हैं। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व चीन के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका जन्म चीन के शांतुंग प्रांत के लू नामक नगर में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी घाटी से मिलते हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता, नगरी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी पुरातत्ववेत्ता ने पंजाब प्रांत में, कहाँ पर? पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। हड़प्पा नामक स्थल मोंटगोमरी जिले तथा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस स्थल के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह सभ्यता कैसी है? नगरी है। सिंधु सभ्यता है, उसमें कुछ जो क्षेत्र हैं वो वर्तमान में आज कहाँ हैं वो देखते हैं। हड़प्पा है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, दयामाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखते हैं दोस्तों एक एक करके। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था या हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन। तो उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन तथा शिल्प कार्य आदि इस सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मुख्य जो भोजन था, निवासियों का मुख्य भोजन गेहूँ, जौ तथा चावल था। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, तो धार्मिक व्यवस्था प्रश्न में पूछी गई है। तो विद्वानों के अनुसार मातृशक्ति की उपासना, पशुपति शिव के रूप में देव पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जल पूजा आदि करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी व्यवस्था, नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं तथा वह छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं क्या थी? सड़कें चौड़ी थी, छोटी छोटी सड़कें एवं गलियों से बड़ी बड़ी सड़क जुड़ी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से जुड़ी थी। छोटी छोटी जो सड़कें हैं वो सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, 4 वर्गों में विभाजित थे। मुख्य व्यवसाय कृषि था। नगरीय सभ्यता थी। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल यानी वैदिक काल से तात्पर्य है उस युग से जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसाद के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में बांटा है। एक तो ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। अब देखते हैं इनके बारे में। ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इसमें जो प्रशासन की इकाई थी उन्हें देखते हैं। प्रशासन की इकाई यानी जन, विश्व, ग्राम, कुल और राष्ट्र थी। प्रशासन के प्रमुख मुखिया कौन थे?
जन का मुखिया राजा होता था, विष का मुखिया विस्पति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, कुल का मुखिया कुलप और ग्रह का मुखिया गृहपति। वैदिक समाज, जो वैदिक समाज था, यानी वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यज्ञ करने वाले को ब्राह्मण, युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का क्या कार्य था ये पूछा गया है प्रश्न में। तो युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहते थे, व्यापार करने वाले को वैश्य तथा चौथे वर्ण को शूद्र कहते थे। आश्रम व्यवस्था। आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, ये प्रश्न पूछा गया है। वेदों की संख्या ये भी पूछी गई, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद ये भी पूछा गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद, यह गद्य पद्य दोनों में रचित है, तो ये भी पूछा गया है, गद्य पद्य में कौन सा रचित है? यजुर्वेद। सामवेद, ये संगीत की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद, यहाँ पर जादू टोने की जानकारी मिलती है। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। इस काल में लो युग की शुरुआत हुई। इस काल की संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनी। इस काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इस काल में मानव का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में व्यवस्थित था। इस काल में ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास हुआ। नेक्स्ट है महाजनपद काल। अब देखते हैं जन। वैदिक काल में जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। और जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ जन बसते हैं जनपद कहते हैं। महाजनपद, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बने। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था और गणतंत्र में राज्य का शासन गण अथवा संघ द्वारा होता था। अब देखते हैं दोस्तों मगध में आपको पढ़ना है हर्षवर्धन। मगध में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। ये साम्राज्य की आपको डेफिनेशन मिल गई कि साम्राज्य किसे कहा जाता है। मगध में क्रम से 3 राजवंशों का शासन हुआ है, जैसे हर्ष वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का। हर्ष वंश में देखते हैं, हर्ष वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना लिया और स्वयं को मगध पर शासक करने लगा। स्वयं क्या करने लगा? मगध पर शासक करने लगा। अजातशत्रु के बाद उदयन ने इस साम्राज्य का भागदौड़ संभाली या इस शासन यानी उदयन ने शासन किया। शिशुनाग वंश, इससे ये पूछा जाता है कि स्थापना किसने की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? उदयन की मृत्यु के बाद शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने की। नंद वंश की देखते हैं। शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य पर नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ये पूछा जाएगा, या महानंदिन। सिकंदर से प्रश्न पूछा जाता है। सिकंदर यूरोप महाद्वीप के यूनान देश के मैसेडोनिया नामक राज्य का राजा था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ये प्रश्न पूछा गया है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय इतिहास के तिथि निर्धारण में सहायता मिली।
विदेशों से व्यापार संबंध स्थापित हुआ, भारत का यूनानी संपर्क स्थापित हुआ, शिल्पकला तथा ज्योतिष विज्ञान पर प्रभाव पड़ा, भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव पड़ा। मौर्य वंश, मौर्य वंश में आप ये पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को, किसको, घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस नामक नाम का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अरसास पुस्तक से मौर्य के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है और अरसास किसने लिखी है, कौटिल्य या चाणक्य ने। उसके बाद देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। यह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती के राज्यपाल था। बैठने के समय वह कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कलिंग विजय की थी। और अशोक ने कलिंग को युद्ध में जीत लिया। लेकिन युद्ध में कलिंग में भीषण सेना मारी गई, अत्यधिक रक्तपात हुआ। इसे देख अशोक ने भविष्य में युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये पूछा जाता है कलिंग युद्ध के बारे में। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने भू राजस्व का 1/8 भाग की घोषणा की थी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये प्रश्न पूछा गया है, सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिदेई है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। मौर्य साम्राज्य का विभाजन, कमज़ोर उत्तराधिकारी, अशोक का अहिंसा की नीति को अपनाना, मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव। तो इस प्रकार ये थे। आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री थे। 2 विदेशी यात्रियों के नाम मेगस्थनीन, फायान, ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। जैन धर्म, तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभदेव कौन हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये प्रथम तीर्थकर हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। अब महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी 24वें महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में यह घर छोड़कर कठिन तपस्या के लिए निकल गए थे। महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी इसलिए। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इसके बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया। स्वादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्वादवाद, ये प्रश्न पूछे गए, हम वही आपको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत जीवों को यहाँ से देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था।
इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनकी उपदेश की भाषा पाली थी। इनके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय भी हैं, दुख के दूर करने के उपाय अष्टांगी मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग क्या हैं? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। बौद्ध संगतियों या बौद्ध सभाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये पूछा गया है जैसे प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु में। द्वितीय हुई थी कालाशोक के, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तृतीय हुई थी अशोक के में। चतुर्थ हुई थी कनिष्क में। और ये प्रश्न पूछा गया है अभिधम्म पिटक द्वितीय बौद्ध संगति के संकलित हैं। बौद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण तथा मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म के समकालीन सम्राट माना जाता है। ये प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। ये सभी हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। सिलेबस के सभी टॉपिक शॉर्ट रिवीजन, मैराथन क्लास, कंप्लीट सिलेबस। देखते हैं दोस्तों सौरमंडल में देखते हैं ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष जिसमें अनेक प्रकार के असंख्य आकाशीय पिंड विद्यमान हैं ब्रह्मांड कहलाता है। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत या गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाती है। आकाशगंगा की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। क्षैतिज के एक छोर से दूसरे छोर तक एक धुंधली अस्पष्ट श्वेत पट्टी फैली होती है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, आकाशगंगा कहलाती है। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह एवं आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? एक प्रश्न यही पूछा गया था, ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न तो कई बार पूछा ही गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह होते हैं वो स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में यहाँ पर लिख लें, हमारे सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, यानी सूर्य के नज़दीक कौन है? बुध है। सूर्य के नज़दीक कौन है? बुध है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर कौन है? वरुण। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट बुध है, सबसे दूर वरुण है। इसकी सूर्य से दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य एक तारा है। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह में सूर्य का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है। उपग्रह, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा उपग्रह है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पूंछ युक्त आकाशीय पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। ध्रुव तारा आकाश में तारों के गूढ़ अक्ष पर सदैव स्थित अवस्था में दिखाई देता है। सप्तऋषि तारामंडल सदैव ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं जैव मंडल शब्द से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि जैव मंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ जीवन पाया जाता है। जैव यानी जीवन पाया जाता है, अर्थात जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मंडल पाए जाएंगे तो वहीं तो जीवन होगा।
तो उसे ही जैवमंडल कहते हैं। जलमंडल, जल और मंडल, तो जहाँ पर जल है वही जलमंडल है, यानी जलमंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ पर जल पाया जाता है। तारा वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है या फैलाता है, तो वह तारा कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी अपनी आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के उन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? और ये भी पूछा गया था, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जीवन वातावरण या पर्यावरण के कारण है, इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वो खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। चंद्र ग्रहण, इसे समझ लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह सदैव पूर्णिमा को आती है, ठीक है, पूर्णिमा को पड़ती है। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगर याद नहीं हो रहा है तो हम आपको बता दें, सूर्य तो फिक्स है, सूर्य तो फिक्स है। ये क्या है? सूर्य। चलो हम बता देते हैं, सूर्य फिक्स है। अब यहाँ पर दो हैं। अगर चंद्र ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण होगा तो बीच में पृथ्वी आ जाएगी। बीच में क्या है? पृथ्वी आ जाएगी। बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है, चंद्रमा। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य तो फिक्स है, तो बीच में चंद्रमा आएगा। बीच में कौन आएगा? सूर्य तो फिक्स है तो बीच में चंद्रमा आएगा, तो यहाँ पर पृथ्वी आएगी। अब नहीं भूलोगे। तो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुच्छल तारे बने होते हैं। चट्टानें, बर्फ़, धूल के और गैस के आकाशीय पिंड होते हैं पुच्छल तारे। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। मानचित्र, ये आपका सिलेबस में टॉपिक है, इसमें पढ़ते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी यानी ग्लोब पृथ्वी का नमूना या प्रतिरूप है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यानी ग्लोब पृथ्वी जैसी आकृति का एक मॉडल है, जो आपने विद्यालय में या कोचिंग संस्थानों में रखे हुए देखे होंगे। ग्लोब का उपयोग महाद्वीपों के आकार को देखने के लिए, देशों के आकार को देखने के लिए, महासागरों के आकार को देखने के लिए, अक्षांश रेखा की स्थिति देखने के लिए, देशांतर रेखा की स्थिति देखने के लिए। मानचित्र यानी पृथ्वी व उसके किसी भी भूभाग का मापक के अनुसार सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। मापक किसे कहते हैं? मानचित्र के दो स्थानों की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। एटलस, मानचित्रों के समूह को एटलस कहते हैं। मानचित्र का उपयोग, तो मानचित्र का उपयोग देखते हैं पृथ्वी के किसी स्थान की जानकारी के लिए, भाग की जानकारी के लिए, देश की जानकारी के लिए, द्वीप, महासागर, पर्वत की जानकारी के लिए, यानी ये सभी पृथ्वी की जानकारी के लिए हैं। मानचित्र के प्रकार मापक के अनुसार तो लघु मापक और दीर्घ मापक हैं, लेकिन उद्देश्य के अनुसार भौतिक मापक, राजनीतिक, मौसम, वनस्पति, जनसंख्या, यातायात, संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र तो इस प्रकार हैं। अगर मुख्यतः लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं भौतिक मानचित्र में क्या लिखेंगे? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को दर्शाने वाले मानचित्र। जो यहाँ पर हेडिंग है वो बीच में लिख देंगे, बस आप बनाना सीखें। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहेंगे, जैसे नदियाँ, सागर, पर्वत, पठार। अब राजनीतिक में क्या होगा?
तो राजनीतिक आप लिख सकते हैं वह मानचित्र जिसमें राज्यों तथा विश्व के विभिन्न देशों की सीमाएं दर्शाई जाती हैं राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब देखते हैं मानचित्र के घटक। 3 घटक हैं, प्रतीक, दिशा और दूरी। मानचित्रण ये भी पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज़ पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। अक्षांश रेखा, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा समझते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा, 62.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। अटलांटिक रेखा, 62.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अटलांटिक रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं या फिर ग्रीनविच समय या ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रधान याग्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन, सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान याग्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, उसी रेखा को कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, तो 2 क्षेत्रों के समय की तुलना के लिए ग्रीनविच समय को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में लिया जाता है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। भारतीय मानक समय, तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। यह रेखा भारत के इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश के निकट से गुजरती है। ठीक है। समय कटिबंध, पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समयबंधित में बांटा गया है, इसे ही समय कटिबंधित कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होती है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति होती है उसे ही दैनिक गति कहते हैं। और परिभ्रमण इसी के कारण दिन रात होगा। दिन और रात किस गति के कारण होता है? पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण। ये प्रश्न पूछा जाएगा। परिक्रमण गति, ये वार्षिक गति कैसे हैं? इसके कारण मौसम जो बदलता है, आपका मौसम बदलता है ना, ऋतुएं आती हैं, जो ऋतुएं आती हैं वो इसी के कारण आती हैं। अब समझते हैं परिभ्रमण गति। पृथ्वी को अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने को, पृथ्वी को अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने को परिभ्रमण कहते हैं। इस गति को परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति, पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। इस गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। अधिवर्ष या लीफ वर्ष, ये पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन का एक वर्ष मान लेते हैं और प्रति वर्ष 6 घंटे की अवधि छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष में 24 घंटे अथवा एक दिन का अंतर पड़ जाता है। इस दिन को फरवरी माह में जोड़ देते हैं, अर्थात तो वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। यही कारण है कि 4 वर्ष बाद फरवरी 29 की होती है, इसे लीप वर्ष कहते हैं। दिन रात का होना, देखते हैं दिन रात का होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग सूर्य के सामने पड़ता है। सूर्य के प्रकाश में जो सूर्य के प्रकाश में होता है उसमें क्या है,
उसमें उजाला रहता है यानी प्रकाश रहता है, जो सूर्य के सामने नहीं, विपरीत होता है, उसमें अंधेरा रहता है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। ज्वार भाटा, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल पर पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। स्थानीय समय का अंतर, पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की किरणें ठीक सीधी पड़ती हैं वहाँ दोपहर के 12 बजते हैं। इसके ठीक विपरीत वाले स्थान पर रात्रि के 12 बजते हैं। ऋतुओं का होना, परिक्रमण गति वार्षिक गति के कारण तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ऋतुएं आती हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमने आपको बता दिया है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय 29 दिन 8 घंटे हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। महाद्वीप, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। द्वीप किसे कहेंगे? स्थल का वह भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहेंगे। भारत के द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। महासागर, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में कुल 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा, सबसे गहरा पूछा जाए तो प्रशांत महासागर ये पूछा गया है। सबसे छोटा आर्कटिक है। वर्तमान में 4 हैं, ये नोट कर लें, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं। जब अभी आप पढ़ रहे हैं तो 4 हैं। एशिया महाद्वीप में भारत, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मौसम। किसी स्थान पर वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का संयुक्त प्रभाव उस स्थान का मौसम कहलाता है। जलवायु, किसी स्थान पर निश्चित समय तक पाई जाने वाली मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऋतु, एक वर्ष में निरंतर कई महीनों तक एक जैसा मौसम रहने को ऋतु कहते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म है, वर्षा है, शीत है और शरद है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण विवाह की अनिवार्यता, गर्म जलवायु, विवाह कम आयु में होना, पुत्र की अनिवार्यता। मानसून पवनें, मौसम और समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि समूह को जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की वनस्पति, तो भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इनमें जो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय पतझड़, इसमें जो वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। शुष्क मानसून, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। मरुस्थलीय झाड़ियाँ, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। दलदली वन, समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, हिमालय के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वन्य जीव, जो जानवर जंगल में मिलते हैं उन्हें हम नहीं पालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। खगोलीय संगठन नासा, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। कहाँ का है? अमेरिका का। ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकें उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है ग्रामीण जीवन शैली। ग्रामीण जीवन शैली यानी गांव में नगरों की अपेक्षा निरक्षरता एवं गरीबी अधिक है, जिसका प्रभाव उनके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान पर पड़ता है। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इसका मुख्य कार्य खेती और पशुपालन है।
ग्रामीण जीवन शैली की विशेषताएं क्या है? प्रकृति पर निर्भर, सीमित क्षेत्र, प्रमुख व्यवसाय कृषि है, परंपराओं में विश्वास है, अंधविश्वासों का प्रभाव है। नगरीय जीवन शैली समझते हैं दोस्तों। नगरीय जीवन शैली गांव का विकसित रूप नगर कहलाता है। गांव का जो विकसित रूप होता है वही नगर कहलाता है। नगरीय जीवन शैली की विशेषताएं क्या हैं? जनसंख्या की अधिकता है, उच्च शिक्षा स्तर है, विकसित तकनीक है, विकसित परिवहन व्यवस्था है। ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्वयं का शासन। किसी स्थान पर शासन वहीं के रहने वाले लोग करते हैं, तो इस प्रकार के शासन को स्थानीय सुशासन कहते हैं। गांव में सार्वजनिक सुविधाएं का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था स्वशासन करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, गांव में सार्वजनिक जो सुविधाओं का प्रबंधन कौन करता है? स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित 3 स्तर पर कार्य करती है। एक तो ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित सदस्य और प्रधान से होता है। कम से कम 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव तो कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी उस गांव के लोग, स्त्री और पुरुष, गुप्त मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों और प्रधान को निर्वाचित करते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से 15 हो सकती है। ग्राम पंचायत के सदस्य तथा प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 1000 यानी ग्राम सभा में कुल जनसंख्या यदि 1000 है तो 9 सदस्य होंगे, 2000 है तो 11 होंगे, 3000 है तो 13 होंगे और 3000 से अधिक हैं तो 15 होंगे। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ये वाला 3000 के लिए। ग्राम पंचायत के कार्य: केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं का संपादन करना, ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल करना, सार्वजनिक तालाब कुएं का प्रबंध करना, ग्राम सभा में गलियों का सड़कों का निर्माण करना। ग्राम पंचायत का महत्व क्या है? गांव से संबंधित निर्णय लेना, ग्राम के लोगों की स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उन्हें सुलझाना, विद्यालय का रखरखाव, गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नलकूप की व्यवस्था करना। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति ग्राम स्तर पर गठित होती है। ये सभी प्रश्न आपके पेपर के हैं। क्षेत्र पंचायत का गठन किसी विकास खंड के सभी गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनता है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव कम से कम 18 वर्ष आयु के सभी लोगों द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत के सबसे बड़े अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्य क्या है? सड़कों का निर्माण करना, खाद तथा बीज केंद्र खुलवाना, पशु अस्पताल बनवाना, सार्वजनिक बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों का प्रबंध करना, ये सभी आते हैं। जिला पंचायत के गठन में राज्य द्वारा जिले के लिए निर्धारित 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। जिले के सभी क्षेत्र पंचायत को मिलाकर जिला पंचायत बनता है। जिला पंचायत का चुनाव कम से कम 18 वर्ष आयु के सभी स्त्री पुरुष गुप्त मतदान के द्वारा जिला पंचायत समिति के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। इन निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जिला पंचायत के कार्य क्या हैं? जिले के आर्थिक विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, क्षेत्र पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना, जिले के लिए योजना तैयार करना, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं और परियोजनाओं का संपादन करना। नगरीय जीवन में समझते हैं। नगर पंचायत यानी 5000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत बनती है। नगर पंचायत में सदस्य की संख्या 10 से 24 होती है। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत के कार्य देखते हैं। नगर की सफाई करवाना, सड़क की व्यवस्था करवाना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना। आय के स्रोत क्या हैं? जल कर, चुंगी कर, मकान कर, वाहन कर, यातायात और सुरक्षा।
तो यातायात की अवधारणा, यातायात वह प्रक्रिया है जिसमें यात्रियों, वस्तुओं तथा जीव जंतुओं को किसी साधन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है या ले आया जाता है। यातायात के साधन, जिन साधनों से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता है उसे यातायात के साधन कहते हैं, जैसे बस, साइकिल, ट्रेन, टेम्पू, रिक्शा आदि। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। यातायात के प्रमुख नियम, ये प्रश्न पूछा गया है। वाहन सड़क पर बाईं ओर चलाएं। चौराहे पर या सड़क पर कहीं मुड़ना है तो हाथ या इंडिकेटर के द्वारा संकेत करें। एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस आदि वाहनों को रास्ता दें। अपने आगे चलने वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखें। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के नियमों का पालन करें। लाल बत्ती का मतलब है रुकिए, हरी बत्ती का मतलब है चलिए, पीली बत्ती का मतलब ये है चलने के लिए तैयार रहें। सड़क दुर्घटना होने के कारण क्या है? यातायात के नियमों का पालन न करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, वाहनों को तेज़ी चलाना, वाहनों को अधिक संख्या ये भी होती है। सड़क को दोनों तरफ न देखकर पार करना, शराब पीकर वाहन चलाना। सड़क दुर्घटना से बचाव क्या है? वाहन चलाते समय मोबाइल का फ़ोन का प्रयोग न करें। वाहन तेज़ गति से न चलाएं। सड़क के संकेतों को ध्यान में रखकर चलाएं। यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन को सड़क पर बाईं ओर चलाएं। शराब पीकर वाहन न चलाएं। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आवश्यकता तथा आवश्यकता पूर्ति के संबंध स्थापित करता है और ये प्रश्न पूछा गया। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा आप लिख सकते हैं पेंसर के अनुसार, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? मांग और पूर्ति का संबंध स्थापित करना। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है। मनुष्य को बेरोजगारी, निर्धनता, मंदी आदि की जानकारी होती है। इससे तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। इससे मनुष्य आवश्यकता तथा अनावश्यकता में भेद करने में सक्षम हो जाता है। अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। जिस ढांचे के अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। भारत की मिश्रित है। अमेरिका और इंग्लैंड की पूंजीवादी है। चीन और उत्तर कोरिया की समाजवादी है। भारत और जापान की मिश्रित है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश के एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्य का योग राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन को जब उस देश की उस वर्ष की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सकल घरेलू आय यानी जीडीपी, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक रूप सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था की वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें से एक वर्ष के मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेश से आय के स्रोत यानी आय को जोड़ते हैं तो जो आय का आकलन होता है उसे सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय जोड़ें और मूल्य ह्रास को घटाएं तो प्राप्त हो जाएगा। व्यक्तिक आय, एक व्यक्ति कुल आय को व्यक्तिक आय कहते हैं। व्यय योग्य आय, तो व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर हटा दें तो व्यय योग्य आय हो गई। आर्थिक विकास से आशय क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। नोट में पढ़ लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है प्रधानमंत्री ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रकार आपने देखा। थैंक यू दोस्तों।